गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड एंड थ्योरी का, जैसा कि कल लगान सिद्धांत आपको समझाया था। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में कल आपको बताया था कि गहन कृषि में और विस्तृत कृषि में किस प्रकार भूमि को लगान प्राप्त होती है। सीमांत भूमि की अवधारणा, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों की, भूमि की जिसे कहना चाहिए दुर्लभता संबंधी अनेक बातों से आपको पिछले वीडियो में अवगत कराया था। इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि रिकार्डो के जो लगान सिद्धांत है, इसकी आधुनिक व्याख्या किस प्रकार से की गई है और इस सिद्धांत में आलोचकों ने कौन कौन सी इसकी कमियां बताई है। इसे आज की वीडियो में विद्यार्थियों आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसे ठीक से समझें और जहाँ कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो फ़ोन करके पूछ लें। तो रिकार्डो के जो आधुनिक सिद्धांत, रिकार्डो की जो लगान की आधुनिक स्वरूप है, उसमें बताया गया कि यहाँ केवल एक साधन श्रम के औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति वक्रों का प्रयोग करके तथा भूमि के तीन अलग अलग कैटेगरीज ए बी सी को लेकर के श्रम की मजदूरी भी उत्पत्ति के रूप में ही ली जा गई है और तीनों भूमि के टुकड़ों पर किस प्रकार लगान प्राप्त होता है वह आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थियों, आप इसे ध्यान से देखें। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंतर्गत ये आपको बताया गया है। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। तीन डायग्राम हैं, तीन प्रकार की भूमियों की कैटेगरी है और उन कैटेगरीज में जो उनका एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट वक्र दिए हुए होंगे, उसके आधार पर इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जैसे ये ए कैटेगरी की भूमि है, ये बी कैटेगरी की भूमि है और ये सी कैटेगरी की भूमि है। अब जैसे इस का जो है वह आपका ये एपी वक्र है, एवरेज प्रोडक्शन इतना होता है AP1 पहली भूमि पर, और यह है उसका जिसे कहना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट का रो MP। यहाँ पर लेबर की मात्रा, श्रम की मात्रा ली गई है और यहाँ पर जो है वह एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को Y अक्ष पर दर्शाया गया है। अब आप देखिए कि जहाँ पर ये मजदूरी जो तय हुई है, इस पर बिंदु दे दिया E और L1 लेबर की मात्रा लगी जाएगी और इस समय जो उनको आय प्राप्त होगी वह EB के बराबर है, यानी EB अतिरिक्त हो रही है और ये पॉइंट C और P1 दे दिया। इस भूमि के अंतर्गत आप देखिए कि इस भूमि में श्रम की जो APL श्रम की सीमांत उत्पत्ति और MP जो है MP1 है वह AP है वो श्रम की औसत उत्पत्ति और MP सीमांत उत्पत्ति है और P जो है P1 बराबर मजदूरी के बराबर है, दर्शाया गया है। PL रेखा क्षैतिज रूप में खींची गई है, अतः भूमि A पर श्रम की OL इकाइयाँ लगाई जाएगी और A भूमि पर जो है वह P1, C1, B1 और E1 यानी यह इतने बराबर उसे जो है वह लगान उत्पन्न होगी। भूमि इस प्रकार जो है ए भूमि पर जो लगान है वह यही है P1, C, B1 और E1। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि हम यहाँ लिख दिया है तो आप यही लिख लें P1, C1, B1 और E1। अब दूसरी भूमि B पर यदि आते हैं तो B पर भूमि पर स्थिति है AP वक्र, ये है आपका AP2 हो गया B भूमि पर, और ये B भूमि पर जो है वह MP वक्र जो इसको ऊपर से काटता है, ये MP वक्र MP2 B भूमि पर। इस भूमि पर भी जो मजदूरी है वह इस P रेखा से तय हुई है सीमांत उत्पादकता के बराबर, और यहाँ पर जो है वह इस क्षेत्र के बराबर B भूमि पर लगान मिलती है। इसका मैं नाम रख देता हूँ B2, E2 और P2, P1 तो वही है और C2। तो B भूमि पर जो लगान मिलेगी वह है P1, C2, B2 और E2, और यहाँ पर जो वो लेबर लगा रहा है श्रम की मात्रा
ये आपके होगी L2 के बराबर। और इस सी कैटेगरी की भूमि पर उसकी मजदूरी, या हम ये कह सकते हैं कि वो इसके बराबर ही है, एवरेज प्रोडक्ट के बराबर ही है, AP3 कह देते हैं। और यह उसकी MP जो है, यहाँ से इसको काटते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी, MP3। और यहाँ पर उसकी जो है वह मात्रा लगाता है, वो L3 कह दीजिए। और इस पर जो है P1 और E के बराबर आप कह सकते हैं, L3 E के बराबर उसकी सीमांत उत्पादकता और वह मजदूरी बराबर है। और ऐसी स्थिति में यह लगान रहित भूमि है, लगान रहित भूमि है। और इस पे भी लगान मिल रहा है और इस पर भी लगान मिल रहा है। तो यह आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हम आधुनिक व्याख्या इस रिकार्डो के सिद्धांत में की गई है, जहाँ पर औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति व लागत यानी मजदूरी के रूप में माप करके इसे समझाया गया है। अब आपको बताना चाहते हैं कि रिकार्डो के सिद्धांत की कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की है। जैसे पहले तो बताया गया है कि मिट्टी की मौलिक और अविनाशी शक्तियों को आलोचकों ने चुनौती दी है कि मिट्टी में कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं, यह तय कर पाना बहुत कठिन है कि कौन सी शक्तियाँ मौलिक है और कौन सी नहीं। मनुष्य ने ही भूमि को उर्वरा शक्ति को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए। आज जो भूमि का स्वरूप है वह उसके मौलिक रूप से काफ़ी बदला हुआ है। तो मौलिक स्वरूप को पहचान कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा रिकार्डो ने भूमि की शक्तियों को जो अविनाशी माना, वो भी पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन है, सिंचाई है, कृषि की पद्धतियों आदि में परिवर्तन करके उपजाऊ भूमि तो धूल भरे मैदानों में बदल सकती है और रेगिस्तानों को हरे भरे मैदानों में बदला जा सकता है। तो अविनाशी शक्तियों की धारणा को भी आलोचकों ने खंडन किया। फिर लगान विहीन भूमि का अस्तित्व नहीं। रिकार्डो ने कहा कि लगान विहीन भूमि यानी सीमांत भूमि व्यवहार में सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि का अंतर है, वो लगान है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ये धारणा सही नहीं है कि सीमांत भूमि व्यवहार में कोई भी नहीं पाई जाती है, प्रत्येक भूमि के टुकड़े पर लगान दिया जाता है। इसके अलावा लगान का संबंध केवल भूमि से लिया गया है। आलोचक इस बात का भी खंडन करते हैं कि लगान भूमि को ही नहीं, उत्पादन के अन्य साधन भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। फिर आलोचना के रूप में आया है कि भूमि के स्वरूप होने पर लगान की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण नहीं है। जैसा कि वो रिकार्डो कहता है कि भूमि में उपजाऊपन में भिन्नता होती है और भिन्नता होने के कारण ही उनको जो लगान प्राप्त होती है भूमि को। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि यदि भूमि समान रूप से हो तो उसमें किस प्रकार लगान तय की जाए। रिकार्डो ने विभेदात्मक लगान यानी डिफरेंशियल रेट मॉडल का उपयोग किया है, जो बाद में दुर्लभता लगान के रूप में इसका विवेचन किया जाता है, लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं है। फिर इसके आलोचकों ने यह भी कहा है कि लगान और कीमत के संबंध को लेकर भी मतभेद है। रिकार्डो के सिद्धांत में लगान कीमत को निर्धारित करती है, निर्धारित करने की अपेक्षा वह स्वयं कीमत से निर्धारित होती है। कीमत सीमांत भूमि की सीमांत लागत के बराबर होती है, जिसमें लगान शामिल नहीं होता। तो ये तय कर पाना भी संभव नहीं है कि लगान कीमत से तय होती है या कीमत लगान को प्रभावित करती है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई है, जो सिद्धांत या व्यवहारिक रूप से कम दिखाई देती है। इसी प्रकार उन्होंने जो कृषि का क्रम बताया गया वो भी सही नहीं है, कि ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा जो है वह उपजाऊ भूमि शहर के पास ही होती है और फिर घटिया भूमि दूर होती है और फिर किसान दूर तक जाता है। तो ये कह पाना भी संभव नहीं, इतना आसान नहीं है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दुर्लभता लगान तथा भूमि की मांग और पूर्ति के बीच में क्या संबंध है। इसे आप स्केर्सिटी रेंट के बारे में भी इस वीडियो में थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया जाता है, कर रहा हूँ। स्टोनी और हेग ने दुर्लभता लगान का विवेचन एक ऐसी परिस्थिति के संदर्भ में किया जिसमें भूमि समरूप या एक सी होती है और इसकी पूर्ति मांग की तुलना में सीमित होती है। यानी ऐसी समरूप भूमि की धारणा की है जिनकी पूर्ति है वो मांग से कम है। तो भूमि के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों की कीमतें बढ़ने से कम दीर्घकाल में उनकी पूर्ति में अवश्य भी वृद्धि होती है, लेकिन लगान की वृद्धि से भूमि की पूर्ति में वृद्धि नहीं हो सकती।
इसलिए भूमि के लिए अपेक्षाकृत ऊंचे प्रतिफल दीर्घकाल में भी जारी रह सकते हैं। स्टोनियर हैग कहता है कि दीर्घकाल में भी जो है भूमि को ऊंचे प्रतिफल मिल सकते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ा पाना संभव नहीं है। इस प्रकार भूमि की पूर्ति को स्थिरता, समरूप भूमि एवं दुर्लभता लगान इसे उत्पादन के अन्य साधनों व उनकी कीमतों से पृथक करता है। ये बातें जो है वह अन्य साधनों से भूमि को पृथक करती है। कौन कौन सी बातें? भूमि की स्थिर पूर्ति का होना, समरूप भूमि या दुर्लभता लगान आदि। वास्तविक जगत में भूमि की पूर्ति बेलोज होती है और इसी वजह से दुर्लभता लगान पाई जाती है। दुर्लभता लगान क्यों मिलती है? क्योंकि भूमि सीमित होती है, दुर्लभ है उसकी मात्रा, पूर्ति आदि। यह रिकार्डो के लगान की अवधारणा से भिन्न होता है, क्योंकि उनके अनुसार लगान एक विभेदात्मक लगान यानी डिफरेंशियल रेंट होती है, जिसमें उर्वरता व स्थिति में अंतर पाया जाता है। यानी दुर्लभता की बात स्टोनियर हैग ने स्पष्ट की है, जबकि रिकार्डो ने जो लगान की बात की है या वो भूमि की विभेदात्मक डिफरेंशियल रेंट की बात की है, क्योंकि भूमि जो है उर्वरता के आधार पर और स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। दुर्लभता लगान के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि भूमि पर लगान तभी उत्पन्न होता है जबकि कृषकों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वो इसके लिए लगान देने को तैयार हो जाते हैं। सभी कृषकों को लगान देना होगा और इसकी मात्रा भी एक सी होगी, क्योंकि भूमि समरूप है और भूस्वामियों में परस्पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ कृषक भी एक से कार्यकुशल माने जाते हैं। दुर्लभता लगान के बारे में ये बताया गया है। विद्यार्थियों, आप ध्यान से दें कि इसमें जो है वह सभी भूमियों को समरूप होने की बात कही गई है और साथ में कृषकों की संख्या इतनी अधिक बताई गई है जिसके कारण मात्रा बढ़ने के कारण वे अधिक यानी कहने का मतलब है कृषकों में भी और भूस्वामियों में भी प्रतिस्पर्धा की बात कही जाती है। अब इसे एक चित्र के सहायता से भी समझाया जा सकता है कि मान लेते हैं कि भूमि की पूर्ति यदि OS स्थिर है और उसका पूर्ति वक्र मान लेते हैं ये स्थिति बन रही है। दुर्लभता लगान के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये जैसे भूमि की पूर्ति है S1 और ये भूमि की जैसे मांग बता रखा है DD, और यहाँ से जो है वह ये इसकी लागत को दर्शा रहा है और यह भूमि हेक्टेयर में और ये जो है यहाँ पर जो तय हुई है वह RS देकर के OS भूमि को उस पर काम में भूमि ली जा रही है। और इसके आधार पर बताया गया है कि DD मांग वक्र है, भूमि की मांग को सूचित करता है और वो मिलकर के RS प्रति हेक्टर जो भूमि का लगान तय करता है। यानी इतना जो है मांग और पूर्ति से लगान तय होता है, ये लगान तय होता है प्रति हेक्टर। एक कृषक की स्थिति दूसरे चित्र में इसे एक अलग कृषक की स्थिति को बताया गया है और निर्धारित लागत RS या OP पर भूमि की OQ हेक्टर मात्रा का उपयोग करता है और यहाँ पर इसके लिए भूमि की सीमांत आय की राशि लगान के बराबर हो जाती है। जैसे एक स्थिति में ये बताया गया है जिसमें ये कृषक की स्थिति है और यह MRP वक्र है, MRP, और इसमें बताया गया है कि भूमि की जो लगान है वह RQ भूमि को प्रयोग में लेते हैं, ये भूमि हेक्टेयर में, और यहाँ ले रखी है लागत और RS या OP। तो पुनः सुनिए इसमें कि ये जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में बताया गया है कि निर्धारित लगान RS या OP पर भूमि की OQ, ये भूमि की OQ जो है वो मात्रा लगाई जाती है, मात्रा का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर उसके लिए भूमि की सीमांत आय MRP की राशि लगान के बराबर है। यहाँ MRP की राशि लगान के बराबर है क्योंकि MRP से ही यह R बिंदु खींचा हुआ है, दर्शाया हुआ है। इस प्रकार यह एक कृषक भूमि की OQ मात्रा पर खेती करके अपना लाभ अधिकतम कर पाता है। सभी कृषकों को एक सा कार्यकुशल माना गया है, इसलिए प्रत्येक कृषक भूमि की OQ मात्रा का ही उपयोग करके समान मात्रा में लगान चुकाता है। यानी यहाँ पर जो हमारी मान्यता दुर्लभता लगान के बारे में यही हुई थी कि सभी कृषक एक से सक्षम है, इसलिए सभी कृषक है वह RQ लगान प्राप्त करेंगे और OQ भूमि की मात्रा लगाएंगे और अधिकतम लाभ भी उसे OQ भूमि पर खेती करके ही प्राप्त होगा।
यह भी स्पष्ट होता है कि भूमि के निःशुल्क मिलने पर कृषक उसकी OQ1 मात्रा का उपयोग करना चाहेगा, जहां पर भूमि की MRP शून्य है। यदि भूमि निःशुल्क हो जाती है तो कृषक जो है वह इसकी MRP शून्य हो गई और फिर ऐसी स्थिति में वह भूमि की OQ1 मात्रा का प्रयोग करना चाहेगा। निःशुल्क यदि भूमि मिलती है तो OQ1 मात्रा का उपयोग करना चाहेगा, जहां MRP है वो शून्य है। इस प्रकार भूमि का मांग वक्र DD सभी कृषकों के सीमांत आय उत्पत्ति वक्रों को जोड़कर बनाया गया है। यानी जो भूमि का जो मांग वक्र है यह सभी किसानों की, जो DD मांग वक्र है, सभी किसानों के MRP को जोड़ करके बनाया गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इसमें आपको दुर्लभता लगान के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब जानना चाहता हूँ दुर्लभता लगान और विभेदात्मक लगान में अंतर क्या है। दुर्लभता लगान और विभेदात्मक लगान दोनों अलग अलग बताए गए हैं। दुर्लभता लगान में भूमि को एक सा लेकिन साथ में सीमित मान लिया गया है। यानी भूमि एक सी है, किसमें? दुर्लभता लगान में एक सी है किंतु सीमित है। ऐसी दशा में जो लगान उत्पन्न हुआ उसमें विभेदात्मक लगान के तत्व नहीं है। और विभेदात्मक लगान में भूमि की विभिन्न श्रेणियां ली जाती है। अधिक उत्तम भूमि पर लगान के उत्पन्न होने का कारण उसकी अधिक उपजाऊपन होना है। उसमें सभी भूमि एक सी मानी गई है, जबकि इसमें क्या मानी गई है? इसमें लिया गया है कि भूमि एक सी नहीं है और भूमियों में अंतर मिलता है वह उसकी उर्वरकता या उसकी उत्पादकता क्षमता में अंतर के कारण होता है। उत्तम भूमि पर अधिक उत्पादन होता है। तो दुर्लभता लगान भूमि की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, जबकि विभेदात्मक लगान एक आधिक्य या जिसे कहना चाहिए सरप्लस है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपको ये जानकारी दी गई है कि दुर्लभता लगान क्या है। एक सी भूमि पर ही भूमि की सीमितता के कारण लगान मिलता है, जबकि विभेदात्मक लगान में बताया गया है कि भूमि की अंतर है, विभिन्न श्रेणियां हैं और उनकी इस अंतर के कारण ही उनको लगान मिलता है। जो दुर्लभता लगान है स्केर्सिटी रेंट है, स्केर्सिटी वो जो मिलती है मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, जबकि ये जो है डिफरेंशिएट जो रेंट है वह एक आधिक्य है जो सीमांत भूमि के ऊपर प्राप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस संबंध में और कोई जानकारी हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नए वीडियो में फिर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।